क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी बहुत बड़े लक्ष्य के बारे में सोचकर ही मतलब एकदम से हाथ पैर फूलने लगते हैं? हाँ, ऐसा तो अक्सर ही होता है। है ना? मान लीजिए वजन कम करना है या फिर कोई नई भाषा सीखनी है या घर का वो कोना साफ करना है जो महीनों से कबाड़ खाना बना हुआ है। और हम जोश में आकर पहली तारीख को बड़े बड़े संकल्प भी ले लेते हैं। बिल्कुल, हम सब करते हैं ऐसा। लेकिन हफ्ता बीतते बीतते वो सारा उत्साह ना किसी भारी मानसिक दबाव के नीचे दब के खत्म सा हो जाता है। एकदम सही कह रही हैं। और फिर हम खुद को ही कोसने लगते हैं। वही तो, ऐसा क्यों होता है कि शुरुआत तो शेर की तरह होती है लेकिन अंजाम तक पहुंचते पहुंचते हम एकदम थक कर बैठ जाते हैं। इसी पर हेली को सुलझाना बहुत जरूरी है। और आज हमारी इस विशेष और विस्तृत चर्चा का मिशन भी यही है। आज हम सारा हार्वे की लिखी किताब काइजन, इसके पन्नों से वो जापानी रहस्य खंगालने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प जापानी दर्शन है। हाँ, जो जीवन की आदतों को पूरी तरह से बदलने का रास्ता दिखाता है, वो भी बिना किसी तनाव, घबराहट या मानसिक उथल-पुथल के। तो ये वाकई एक दिलचस्प विरोधाभास है, क्योंकि हम अक्सर मानते हैं कि बड़े नतीजों के लिए ना बड़े कदमों की ही जरूरत होती है। हाँ, हमें लगता है रातों रात कोई जादू हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन काइजन, जिसका शाब्दिक अर्थ है अच्छा बदलाव, ये हमें बिल्कुल विपरीत दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। मतलब ये त्वरित समाधान या जो क्विक फिक्स होते हैं उन पर यकीन नहीं करता। एकदम नहीं। यह दर्शन हमें रुकने, गहरी सांस लेने और यह समझने का मौका देता है कि हम कोई सुपर हीरो नहीं है जो एक रात में दुनिया बदल देंगे। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ बदलाव के लिए बदलाव नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये अपनी वर्तमान आदतों का आकलन करने और लंबी अवधि के लक्ष्य तय करने की एक निरंतर प्रक्रिया है। और मजे की बात यह है कि इसका कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता। 3 दिन बाद सिक्स पैक एब्स नहीं दिखे तो लगता है सारी मेहनत बेकार गई। और इसीलिए लोग हार मान लेते हैं। तो काइसेन इस क्विक फिक्स वाली मानसिकता को कैसे चुनौती देता है और क्या ये तरीका वाकई काम करता है या ये सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है? ये 100% काम करता है। और इसके पीछे ना एक बहुत ही ठोस मनोवैज्ञानिक कारण है। अच्छा, वो क्या है? जब हम कोई बहुत बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, जैसे कि मैं कल से रोज 1 घंटा दौड़ूंगा, तो हमारा दिमाग अंदर से डर जाता है। दिमाग डर जाता है? मतलब कैसे? हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। ये हमारे दिमाग की अलार्म घंटी की तरह काम करता है। अरे वाह, अलार्म घंटी। हाँ, तो जैसे ही हम किसी बड़े बदलाव की कोशिश करते हैं, ये एमिगडाला सक्रिय हो जाता है और एक फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाला रिस्पॉन्स भेजता है। तो इसका नतीजा ये होता है कि हमें घबराहट होती है और हम उस काम को टालने लगते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। काइजेन इसी अलार्म सिस्टम को चकमा देने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। ये तो कमाल की बात है, मतलब हम अपने ही दिमाग को हैक कर रहे हैं। बिल्कुल, एक तरह से हैक ही कर रहे हैं। काइजेन का तर्क है कि कदम इतना छोटा होना चाहिए कि एमिगडाला को पता ही ना चले कि कोई बदलाव हो रहा है। ताकि वो अलार्म बजाए ही नहीं। हाँ, उदाहरण के लिए, अगर 1 घंटा दौड़ना मुश्किल लगता है, तो काइजेन कहेगा सिर्फ जूते पहनकर घर के दरवाजे तक जाओ, बस। सिर्फ दरवाजे तक? ये तो इतना छोटा कदम है कि इसमें असफल होना नामुमकिन सा लगता है। यही तो इसका जादू है। और धीरे धीरे बिना किसी आंतरिक प्रतिरोध या डर के दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। जी, पूछिए। अगर कोई सिर्फ दरवाजे तक जाके वापस आ गया तो उसका वजन कैसे कम होगा? क्या ये खुद को धोखा देने वाली बात नहीं हुई? ये एक बहुत ही जायज शंका है। कोई भी यही सोचेगा। हाँ, क्योंकि इतनी धीमी गति से तो हम कभी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन यहीं पर कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि का जादू काम करता है। विंसेंट वैन गॉग का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, दुनिया के महानतम चित्रकारों में से एक। बिल्कुल। उनका एक बेहद प्रभावशाली विचार है। उन्होंने कहा था कि महान कार्य छोटे छोटे कार्यों को एक साथ मिलाने से होते हैं। बहुत ही गहरी बात है ये। हम अक्सर उनकी अद्भुत पेंटिंग्स को देखते हैं और सोचते हैं कि ये किसी एक जादुई पल का नतीजा है। जबकि असल में ऐसा नहीं होता। नहीं, हम उन हजारों ब्रश स्ट्रोक्स को भूल जाते हैं जो एक एक करके कैनवस पर लगाए गए थे। काइजन का मतलब सिर्फ छोटा कदम उठाना नहीं है, बल्कि उन कदमों को लगातार उठाते रहना है। हाँ, बिना रुके। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, कोई 30 दिन का चैलेंज नहीं है जिसका कोई अंत हो। यानी निरंतरता तीव्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बात सुनने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन असल जिंदगी में इसे लागू करना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। हाँ, व्यवहारिक रूप से ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चलिए इसे आदतों और हॉबी के नजरिए से परखते हैं। मान लीजिए किसी को गिटार बजाने का शौक चढ़ा। ये तो बहुत ही आम बात है। हाँ, और जोश जोश में एक महंगा गिटार भी खरीद लिया। 2 दिन बजाया, उंगलियों में दर्द हुआ और फिर वो गिटार किसी कोने में पड़ा धूल खा रहा है।
ये तो क्लासिक उदाहरण है असफल होने का। तो काइजन इस स्थिति को कैसे संभालेगा? यहाँ गलती ये हुई कि लक्ष्य था गिटार बजाना सीखना, जो कि एक भारी भरकम काम है। तो लक्ष्य को छोटा करना होगा। बिल्कुल, काइजन कहेगा इस लक्ष्य को इतना छोटा कर दो कि ये एक मजाक लगे। मजाक लगे? हाँ, जैसे कि? पहले हफ्ते का लक्ष्य सिर्फ ये हो सकता है कि गिटार को उसके केस से बाहर निकालना, उसे अपनी गोद में रखना और बस एक तार को छेड़ना। सिर्फ एक तार? ये तो मुझे समय की बर्बादी जैसा लगता है। नहीं, यही तो कैच है। जब हम रोज गिटार उठाते हैं, भले ही 30 सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, तो हम असल में एक आदत का निर्माण कर रहे होते हैं। अच्छा, मतलब हम अपने दिमाग को ये संदेश दे रहे होते हैं कि हम वो व्यक्ति हैं जो रोज गिटार उठाता है। एकदम सही। सबसे बड़ी बाधा गिटार बजाना नहीं है, सबसे बड़ी बाधा गिटार का केस खोलना है। ये बात तो है। एक बार गिटार हाथ में आ गया तो अक्सर इंसान 5-10 मिनट तो बजा ही लेता है। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि वो जो कोई भी नया काम हो, वो तनाव मुक्त और मजेदार होना चाहिए, ना कि कोई बोझ। अब मुझे ये बात गहराई से समझ आ रही है। शुरुआत की जो बाधा है, जो फ्रिक्शन है, उसे खत्म करना ही असली खेल है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई आदतों की बात, लेकिन अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो हमारी मानसिक स्थिति पर हमारे आसपास के माहौल का भी तो सीधा असर पड़ता है। बहुत गहरा असर पड़ता है। सारा हार्वे की किताब में घर की साफ सफाई और व्यवस्था को लेकर क्या नजरिया पेश किया गया है? क्या यहाँ भी कोई छोटा कदम वाला जादू चलता है? बिल्कुल चलता है, और ये हिस्सा ना काफी दिलचस्प है। काइसन केवल खुद को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने वातावरण को बदलने के बारे में भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या कभी ऐसा महसूस किया है कि जब कमरा बिखरा होता है तो दिमाग में भी एक अजीब सी उलझन रहती है? हाँ, ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। जापानी संस्कृति में, और जैसा कि मेरी कोंडो ने भी अपनी सफाई तकनीक के जरिए दुनिया को सिखाया है, बाहरी सफाई असल में हमारी आंतरिक शांति का प्रतिबिंब होती है। लेकिन पूरा घर एक साथ साफ करना तो? काइसन ये बिल्कुल नहीं कहता कि आज ही पूरा घर साफ कर डालो। शुक्र है, क्योंकि पूरे घर की सफाई का ख्याल ही अपने आप में बहुत थका देने वाला होता है। सही कहा। किताब सुझाव देती है कि हम अपने कमरों का मुआयना करें, बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह। मुआयना करें मतलब ये देखें कि क्या चीज कहाँ रखी है। हाँ, और एक आसान सूची बनाएं। ये देखें कि कौन सी चीजें खुशी देती हैं और कौन सी चीजें तनाव पैदा कर रही हैं। जैसे कि वो पुराना सोफा जो बहुत ज्यादा जगह घेर रहा है, या फिर वो अलमारी जिसमें कपड़े बुरी तरह से ठुसे हुए हैं। लेकिन समाधान ये नहीं है कि सब कुछ एक साथ बाहर फेंक दिया जाए। तो फिर समाधान क्या है? समाधान है हर दिन सिर्फ एक क्षेत्र को व्यवस्थित करना। शायद आज सिर्फ एक दराज यानी एक ड्रॉर ठीक की जाए। हाँ, और यहाँ भी वही नियम लागू होगा कि काम इतना छोटा हो कि आलस बीच में ना आए। ठीक पकड़ा आपने। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उस स्थान के साथ कैसा महसूस करते हैं। मतलब घर का वातावरण हमें कैसा महसूस कराता है। हाँ, या केवल चीजों को सही जगह रखने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान बनाने के बारे में है जो हमें मानसिक शांति दे। ये एक बहुत ही सुंदर विचार है। और यहीं से शिनिरिन योकू का कांसेप्ट आता है, जो किताब का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है। शिनिरिन योकू, इसे फॉरेस्ट बाथिंग भी कहते हैं ना? जी हाँ, फॉरेस्ट बाथिंग। नाम तो बड़ा रोमांटिक सा है, लेकिन हम जैसे शहरों में रहने वालों के लिए, जहाँ जंगल तो दूर, ढंग के पार्क भी मुश्किल से मिलते हैं, ये गतिविधि कितनी व्यावहारिक है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। क्या इसके लिए हमें छुट्टियां लेके पहाड़ों पर जाना पड़ेगा? खुशकिस्मती से ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। शिनरिन योकू का मूल अर्थ है प्रकृति के वातावरण में अपनी सभी इंद्रियों को डुबो देना। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि प्रकृति के संपर्क में आने से हमारा कॉर्टिसोल लेवल, यानी जो तनाव का हार्मोन होता है, वो तेजी से नीचे गिरता है और ब्लड प्रेशर सामान्य होता है। तो क्या इसमें कोई एक्सरसाइज करनी होती है? नहीं, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है जहां हमें पसीना बहाना है या अपने कदम गिनने हैं। ये बस पेड़ों के बीच या प्रकृति के पास शांत रहने की कला है। लेकिन शहर में रहने वाले इसे कैसे अपना सकते हैं? शहर में रहने वाले लोग इसे अपने घर में कुछ पौधे लगाकर या लंच ब्रेक में किसी पेड़ के पास 10 मिनट शांति से बैठकर भी कर सकते हैं। यानी ये दौड़ने भागने के बारे में नहीं है, बल्कि रुकने और महसूस करने के बारे में है। जी हाँ, किताब कहती है कि इस गतिविधि के बाद खुद से पूछें, क्या मेरे कंधे थोड़े नीचे आए? क्या मेरी सांस गहरी हुई? बिल्कुल। क्या दिमाग का शोर थोड़ा कम हुआ? शरीर और मन कितनी शांति महसूस कर रहे हैं? ये छोटे छोटे शारीरिक संकेत ही बताते हैं कि काइसेन काम कर रहा है। अभी तक तो हमने काइसेन के बेहद सकारात्मक और सौम्य पहलुओं पर बात की है, जैसे कि धीरे चलो, छोटे कदम उठाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जो कि बहुत जरूरी भी है। लेकिन जीवन हमेशा इतना सीधा नहीं होता ना।
कभी कभी हमारे सामने ऐसी मुसीबतें आ खड़ी होती हैं जहां हमारे पास धीरे चलने का विकल्प ही नहीं होता। ये एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण बिंदु है। तो क्या काइज़न हर परिस्थिति के लिए एक रामबाण इलाज है? क्या ये सौम्य तरीका हर जगह लागू होता है? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, वरना हम इसे एक अंधविश्वास बना देंगे। हमें हमेशा एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी रखना चाहिए। बिल्कुल। तो इसके आलोचक क्या कहते हैं? आर.के. गुप्ता ने अपनी समीक्षा द लिमिट्स ऑफ कंट्रोल इसमें एक बहुत ही तार्किक सवाल उठाया है। उन्होंने क्या कहा है अपनी समीक्षा में? उनका कहना है कि काइसेन एक शांति काल की रणनीति है, लेकिन युद्ध काल या संकट के समय में तुरंत और बड़े कदम उठाने की जरूरत होती है। क्या आप इसे किसी विशिष्ट उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। मान लीजिए किसी के घर में आग लगी है। ये एक आपातकालीन स्थिति है। क्या वहां हम ये कह सकते हैं कि चलो आज सिर्फ एक बाल्टी पानी डालते हैं, बाकी कल देखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां तो हमें तुरंत बड़े और कठोर कदम उठाने होंगे। फायर ब्रिगेड को बुलाना होगा। इसी तरह अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य संकट है या कोई बहुत बड़ी आर्थिक मुसीबत है, तो वहां धीरे धीरे क्रमिक बदलाव का इंतजार करना मूर्खता हो सकती है। ये बहुत ही सटीक अंतर बताया आपने। यानी काइसन विकास और सुधार के लिए तो है, लेकिन आपातकालीन बचाव के लिए नहीं। सही कहा। कभी-कभी काइसेन का अत्यधिक सौम्य दृष्टिकोण उन जरूरी मुश्किलों को अनदेखा कर सकता है जो वास्तविक और क्रांतिकारी परिवर्तन लाती हैं। हमें अपने कंफर्ट जोन से झटके के साथ बाहर निकलना ही पड़ता है। बिल्कुल। आर.के. गुप्ता का तर्क भी यही है कि कभी-कभी इंसान को एक बड़े बदलाव, एक शॉक की जरूरत होती है ताकि वो अपनी पुरानी खाल छोड़ सके। इसलिए हमें यह विवेक रखना होगा कि कब हमें कछुए की चाल चलनी है और कब खरगोश की तरह दौड़ना है। एकदम सही। लेकिन अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी पर वापस आएं, तो एक और चुनौती है जो हम सब झेलते हैं, और वो है असफलता। हाँ, असफलता से तो कोई नहीं बच सकता। हमने काइसेन शुरू किया, 4 दिन तक छोटे छोटे कदम उठाए, और फिर 5वें दिन फिर से पुरानी आदतों का शिकार हो गए। फिर हमें गिल्ट होता है और हम सब कुछ छोड़ देते हैं। ये बहुत आम बात है। तो क्या काइसेन में ऐसे फिसलने या असफल होने की कोई गुंजाइश है? सारा हार्वे इस पे बहुत ही यथार्थवादी नजरिया रखती हैं। वो कहती हैं कि असफलता कोई पूर्ण विराम नहीं है, बल्कि ये तो यात्रा का एक हिस्सा है। तो इससे निपटने का समाधान क्या है? सबसे बड़ी बात है असफलताओं के लिए पहले से योजना बनाना। इसे अंग्रेजी में इफ देन प्लानिंग कहते हैं। इफ देन प्लानिंग मतलब अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करूंगा। बिल्कुल। मान लीजिए कोई शराब का सेवन कम करना चाहता है, ये मीठा खाना छोड़ना चाहता है। तो क्या सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं है? नहीं, सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं होती। उसे पता होना चाहिए कि कब उसका संकल्प डगमगाएगा। शायद किसी ऑफिस पार्टी में। हाँ, या फिर दोस्तों के साथ डिनर पर। हाँ, उन सामाजिक आयोजनों में जहां प्रलोभन हो सकता है। तो योजना ये होनी चाहिए कि अगर मैं पार्टी में जाऊं और कोई मुझे ड्रिंक ऑफर करे, तो मेरे पास पहले से एक जूस या सोडा हाथ में होगा ताकि मैं मना कर सकूं। यानी हम अपनी कमजोरियों को पहले से पहचानें और उस पल के आने से पहले ही अपनी ढाल तैयार रखें। ये तो बहुत स्मार्ट है। और इसमें एक और परत भी है, जो है सहयोग। सहयोग मतलब दूसरों की मदद लेना। हाँ, हम अक्सर अपने लक्ष्यों को गुप्त रखते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम फेल हुए तो लोग क्या कहेंगे। ये डर तो हमेशा रहता है। लेकिन काइजन सुझाता है कि अपने दोस्तों और परिवार को इस प्रक्रिया में शामिल करें ताकि जवाबदेही बनी रहे। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना बहुत मददगार होता है। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमें जज ना करे, बल्कि हमारा समर्थन करे। बिल्कुल सही। और शायद जो हमारी छोटी जीतों को, छोटी सफलताओं का जश्न भी मनाए। 100%। अगर हमने एक हफ्ता अपना छोटा लक्ष्य पूरा किया तो उसे एक बड़ी जीत मानना चाहिए। इससे तो बहुत प्रेरणा मिलेगी। हमारा दिमाग असल में रिवॉर्ड यानी इनाम की भाषा समझता है। जब हम जश्न मनाते हैं तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जो हमें उस काम को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। अब हम अपनी चर्चा के उस पड़ाव पर हैं जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन जिसे अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। मन शरीर का संबंध। हाँ, हम तकनीकों की बात कर रहे हैं, योजनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद के बारे में क्या? अक्सर सुधार की इस दौड़ में ना हम खुद पर बहुत कठोर हो जाते हैं। ये सच है, हम खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। तो क्या काइसेन हमें आत्मकरुणा यानी खुद से प्यार करना भी सिखाता है? ये तो इस किताब का दिल है। काइजन कोई मिलिट्री ड्रिल नहीं है या कोई ऐसा नियम नहीं है जो सब पर एक समान लागू हो। मतलब ये यूनिवर्सल नहीं है? नहीं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि काइजन व्यक्ति दर व्यक्ति अलग होता है।
अपने शरीर और दिमाग की आवाज सुनना इस पूरी यात्रा का सबसे अहम हिस्सा है। ये सुनना कितना सुकून देने वाला है। अक्सर हम सोशल मीडिया पर दूसरों की प्रगति देखकर खुद को कोसने लगते हैं। हाँ, लोग तुलना करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि वो तो रोज 10 किलोमीटर दौड़ रहा है और मुझसे तो बिस्तर ही नहीं छूट रहा। ये जो तुलना है ना, ये हमें और पीछे धकेल देती है। सही कहा। इसलिए खुद के प्रति दयालु होना बहुत जरूरी है। 4 है एक कॉम्प्लीमेंट जर्नल बनाने का। कॉम्प्लीमेंट जर्नल सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब खुद की ही तारीफ लिखना? थोड़ा अजीब लग सकता है शुरुआत में, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए। तो फिर ये जर्नल कैसे मदद करता है? मनोवैज्ञानिक रूप से हमारा दिमाग एक नेगेटिविटी बायस से ग्रस्त होता है। हम 10 अच्छी चीजों को भूल जाते हैं, लेकिन किसी एक आलोचना को सालों तक याद रखते हैं। हाँ, ये तो इंसानी फितरत है। कॉम्प्लीमेंट जर्नल इसी बायस को तोड़ने का एक तरीका है। रोज रात को बस एक चीज लिखना जो हमने अच्छी की, या कोई अच्छी बात जो किसी ने हमारे बारे में कही। इससे क्या होगा? ये हमारे दिमाग को सकारात्मकता देखने के लिए फिर से रिवायर करता है। ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली हो सकता है। जब हम उदास हों तो ये डायरी हमें याद दिला सकती है कि हम उतने बुरे भी नहीं हैं जितना हम सोच रहे हैं। बिल्कुल। और इस खंड का समापन करने के लिए मुझे एक बहुत ही खूबसूरत जापानी कहावत याद आ रही है, जो इस पूरी बातचीत का सार है। कौन सी कहावत है वो? कहावत है, एक दयालु शब्द सर्दियों के 3 महीनों को गर्म कर सकता है। वाह, क्या बात है! एक दयालु शब्द सर्दियों के 3 महीनों को गर्म कर सकता है ना? बहुत गहरी बात। हाँ, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी है। जब हम आईने में देखें तो आलोचना के बजाय खुद को एक दयालु शब्द कहें। शायद वही वो ईंधन है जिसकी हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। एकदम सही। काइजन हमें यही सिखाता है कि बदलाव एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। और इस मैराथन में हमें अपना सबसे अच्छा दोस्त बनकर दौड़ना है, ना कि एक कठोर कोच बनकर। तो आज की इस गहरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकला? हमने जाना कि हमारा दिमाग बड़े बदलावों से डरता है और छोटे कदम उस डर को खत्म करने की चाबी है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे गिटार के एक तार को छेड़ना या सिर्फ घर की एक दराज साफ करना बड़ी आदतों की नींव रख सकता है। और हमने ये भी समझा कि संकट के समय हमें तुरंत कदम उठाने पड़ सकते हैं। हाँ, गियर बदलने की जरूरत हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि के विकास के लिए धैर्य ही हमारा सबसे बड़ा साथी है। और सबसे अहम बात, खुद के प्रति दयालु होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला आपने। अब इस बातचीत को यहीं विराम देने से पहले श्रोताओं के विचार करने के लिए एक अंतिम सवाल जो मैं छोड़ना चाहूंगी। हम अक्सर उस परफेक्ट समय का इंतजार करते हैं जब हम शुरुआत करेंगे, जो कि कभी नहीं आता। सही कहा। लेकिन यदि महान उपलब्धियां केवल छोटे छोटे कदमों का ही परिणाम है, तो आज अभी वो सबसे छोटा और आसान कदम क्या हो सकता है, जिसे उठाने के लिए किसी भारी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही किताबों व विचारों के लिए किताब सार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।